नमस्ते बच्चों। पिछले टॉपिक में हमने रैम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रोम के बारे में कि हमारी जो रोम मेमोरी होती है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे रोम के बारे में। रोम के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि रोम एक हमारी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। रोम हमारी जो है वो कौन सी मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट होता है नॉर्मली वो हमारा केवल और केवल रीड होता है। ठीक है। और ये जो हमारी मेमोरी है ये सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर से बनी होती है। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो आजकल के जो लेटेस्ट सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो हैं हमारे सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं, उनसे बनी हुई है। ट्रांजिस्टर से फ्लिप फ्लॉप बनता है। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर से हमारी ये मेमोरी बनी होती है। ठीक है। इसके अंदर जो डाटा स्टोर्ड है वो केवल रीड किया जा सकता है, केवल इसका ये फीचर है पहली चीज। दूसरा इसका फीचर क्या है कि अगर एक बार डाटा स्टोर हो गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। ये नॉर्मली इसका सेकंड फीचर है। मतलब जब हम डाटा को स्टोर कर देते हैं, तो जस्ट लाइक आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हो आप। अब आपके लिए ये रोम है। अगर मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को एक मेमोरी मानूं तो आपके लिए रोम है। आप केवल इसके डाटा को पढ़ सकते हो। ठीक, यू कैन नॉट चेंज इट और यू कैन नॉट डिलीट इट। आप इसको पढ़ सकते हो। तो ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। बात समझ आ गई है नहीं आई? अब नॉर्मली ये कंप्यूटर में यूज होती है और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होती है। ठीक है। इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि अगर पावर चल भी जाए तो इसका कंटेंट जो है वो स्टोर रहता है, वॉलेटाइल नहीं है। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मतलब इसके अंदर अगर पावर ऑफ भी हो जाती है तो जो आपका कंटेंट पहले से स्टोर था वो सेव रहता है। ठीक है। इसीलिए हमारा जो बूट सिस्टम होता है, जो हमारी नॉर्मली बूटिंग इमेज होती है, जैसे कि आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखो आप, आपका कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ तो हालांकि अपन हार्ड डिस्क में डालते हैं। अगर हम बात करें छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लोड होने के लिए, बूट होने के लिए हम कंप्यूटर में नॉर्मली रोम को यूज़ करते हैं, मोबाइल में रोम को यूज़ करते हैं। इवन आप देखोगे ये माइक्रो कंट्रोलर में भी यूज़ होती है रोम, क्योंकि हमारे कभी कभी देखे होंगे माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम हमको डाला जाता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क करेगा। हमने जो प्रोग्राम डाला है वो स्पेसिफिक टास्क करेगा, तो उस प्रोग्राम को रोम में डाला जाता है। जैसे कि पावर ऑफ हो जाए तो प्रोग्राम ऑलवेज स्टोर रहे। ऐसा नहीं हो कि रैम में डाल दोगे आप प्रोग्राम को। रैम में नहीं डालोगे आप प्रोग्राम को, आप प्रोग्राम को लोड करोगे किसमें? रोम में। हाँ, जब माइक्रो कंट्रोलर काम करेगा तो वो उसको रैम में फैच कर लेगा। बट हमने हमारा प्रोग्राम रोम में डाला है जिससे कि हमारा जो डाटा है वो प्रिजर्व रहे आफ्टर पावर ऑफ। बात समझ आ गई है नहीं आई? तो कहाँ कहाँ यूज हो रही है रोम? नॉर्मली हम देखेंगे हमारे मोबाइल फोन्स में, ठीक है, हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स में, ठीक है, हमारे नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर भी यूज होती है। स्मॉल पार्ट होता है रोम का। क्लियर है? तो हमने फीचर्स देख लिए। रीड ओनली मेमोरी है, मतलब इससे केवल रीड कर सकते हैं। दूसरा, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी है। तीसरा फीचर क्या है? इसमें एक बार डाटा स्टोर हो गया तो उसको चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। चौथा फीचर क्या है? अगर ये पावर टर्न ऑफ हो जाए तो डाटा फिर भी इसमें सेम रहता है, स्टोर रहता है, डिसअपीयर नहीं होता। मतलब ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, चलते हैं। अब नॉर्मली रोम्स के टाइप कौन कौन से हैं? तो रोम का सबसे पहला टाइप जो आता है वो हमारा आता है मास्क रोम। ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट है। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है वो हमारा आता है पी रोम। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा पी रोम है। फिर पी रोम के बाद में जो आई वो आई ई पी रोम, तीसरा पार्ट आया। ठीक है, और तीसरे पार्ट के बाद जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई, फीचर्स बढ़ाते गए, अगला पार्ट आया ई पी रोम। ठीक है, समझ आ गया नहीं? और लास्ट वाला जो पार्ट है वो ई पी रोम का एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब स्पेशल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश ई पी रोम। फ्लैश ई पी रोम। बात समझ आ गई नहीं? चलते हैं मास्क्ड रोम। मास्क्ड रोम, अभी इसका नाम खुद बताएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड मास्क। इट इज कॉल्ड मास्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज कॉल्ड मास्क रीड ओनली मेमोरी। इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये वो मेमोरी है
जो नॉर्मली जब ये बन रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है कंपनी के अंदर, उसी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में इसके अंदर जो प्री प्रोग्राम डेटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं वो राइट कर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। राइट है, तो मैन्युफैक्चरिंग करता है जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में कंडक्टिंग लेयर्स और अदर सेवरल मास्क लेयर की मदद से इसके अंदर हमारा जो है डेटा राइट कर देता है या इंस्ट्रक्शंस राइट कर देता है। इसलिए इसे बोलते हैं हार्डवायर्ड। हार्डवायर्ड का मतलब है इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग आपने कोई सॉफ्टवेयर के तरीके से नहीं करी है, इसमें हार्डवायर्ड करी है। मतलब आपने जो डेटा स्टोर करा है, जो डेटा स्टोर करा है उसको, मतलब जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में आपने वायर कंडक्टिंग लेयर्स को अरेंज करके आपने डेटा स्टोर करा। इसमें कोई सॉफ्टवेयर से आपने इसके अंदर डेटा नहीं डाला, इसमें आपने कोई ऐसा चीज नहीं करी है कि जिससे कि आपका कोई डेटा आया और वो आ गया। जब ये आईसी बन रही थी, जिसे मैं आपको बताता हूँ, जब ये आईसी बन रही थी तो कैसे बनी ये देखिए आप। जैसे कि मान लो ये आपकी एक चिप है, इस चिप है जो मैं बता रहा हूँ, ये आपकी मास्क रोम। अब इसके अंदर जब ये मास्क रोम बनती है तो लेयर्स बाय लेयर, जैसे मान लो ये 1, तो कंडक्टिंग लेयर से हम इसके अंदर नॉर्मली डेटा को राइट करते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये सबसे बड़ा फीचर है इस मास्क रूम का। बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अंदर नॉर्मली मैन्युफैक्चर जो होता है वो प्रोग्रामिंग करता है बाय यूजिंग कंडक्टिंग लेयर्स। ठीक, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग मास्क रोम कभी भी मार्केट में ब्लैंक नहीं आएगी, क्योंकि इसमें पहले से ही अब डेटा राइट हो चुका है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग इसके अंदर जो होती है वो मास्क प्रोग्रामेबल गेट एरे टेक्निक से होती है। मास्क प्रोग्रामेबल गेट एरे टेक्निक, उससे हमारी प्रोग्रामिंग होती है। अब ये टेक्निक क्या है? एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हम लेयर्स को अरेंज करते हैं, कंडक्टिंग लेयर्स को अरेंज करते हैं। तो कौन सी जगह कंडक्टिंग लेयर लगानी है, कौन सी जगह इंसुलेटिंग लेयर लगानी है, किस जगह मास्किंग करनी है, किस पैटर्न को ढकना है, उस हिसाब से हम लेयर्स को अरेंज करते हैं। और इसी को ही कहते हैं मास्क प्रोग्रामेबल गेट है। हमने ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग जब ऐसी होती है ना तो लेयर बाय लेयर होती है, तो कौन सी लेयर को रखना है, कौन सी लेयर को नहीं रखना है, कौन सी जगह मास्किंग करनी है, ये सारी डिसाइडेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। और इस प्रोग्रामिंग को कहते हैं मास्क प्रोग्रामिंग। और मास्क प्रोग्रामिंग के जरिए ही हमारा जो डेटा है, हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है, वो इस मास्क रोम में स्टोर हो जाता है। और जब कंपनी में से बन के बाहर आती है तो ये ब्लैंक नहीं होती, और फिर इसको आप इरेज भी नहीं कर सकते, इसको आप इरेज भी नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? ठीक है, तो इसका कंटेंट कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है, एक बार ये प्रोग्राम लोगी। ठीक है, कैन नॉट बी इरेज, राइट। आफ्टर मैन्युफैक्चर इट इज नॉट ब्लैंक, ये कभी ब्लैंक भी नहीं होगी मैन्युफैक्चर बनने के बाद। अब आती है बात पी रोम की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो आईसी आती है इस वाली, ये खाली होती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये आईसी ब्लैंक आती है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने इसके अंदर कुछ ही राइट नहीं किया है। मैन्युफैक्चरर ने नॉर्मली सेमीकंडक्टर से वो आईसी बना दी, ठीक है, और इसको ब्लैंक करके छोड़ दिया। अब बात याद आती है कि इसमें डाटा कैसे डालें, तो वी यूज द प्रोग्रामर और बर्नर, हम प्रोग्रामर और बर्नर की मदद लेते हैं। और इस प्रोसेस को जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब डाटा डालने का मतलब है डाटा डाल रहे हैं, इसको कहते हैं बर्निंग प्रोसेस। जैसे कि सीडी राइट करते थे ना अपन, देखा होगा आपने, नैरो सॉफ्टवेयर से सीडी राइट करते थे, सीडी के अंदर गाने डालते थे, वर्ड की फाइल डालते थे, या डाटा डिस्क बनाते थे। कभी नैरो का सॉफ्टवेयर खोलना, उसमें ऑप्शन आता है डाटा डिस्क बनाओ, ऑडियो डिस्क बनाओ, वीडियो डिस्क बनाओ। तो हम जो भी डाटा उसमें डालते थे सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड बर्निंग। तो उसके लिए एक बर्नर होता है, जैसे सीडी राइट करने के लिए सीडी राइटर होता है, डीवीडी राइटर होता है, ऐसे ही इस आईसी को बर्न करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए बर्नर होता है। बात समझ आ गई नहीं आई? तो हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब डाटा जो डालते हैं पी रोम के अंदर, उसको कहते हैं बर्निंग द रोम। उस प्रोसेस को कहते हैं बर्निंग द पी रोम।
ठीक है। और इसमें भी ये होता है कि एक बार अगर आपने इसको प्रोग्राम कर दिया तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, आप इसको इरेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा राइट होता है वो नॉर्मली हमारा जो एक बार में फ्यूज होते हैं इसके अंदर, कि आपने जैसे 1 राइट करा तो फ्यूज ब्लो हो गया, और 0 राइट करा तो फ्यूज ऑफ है। तो उस फ्यूज को फिर आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। मतलब ये नहीं है कि जो फ्यूज आपने 1 करा था अब उसको आप 0 नहीं कर सकते, और जो 0 करा था उसको आप फ्यूज को आप 1 नहीं कर सकते। इसलिए इसको कहते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल। बात समझ आ गई है नहीं आई? मतलब इसमें राइट साइकिल एक बार है, मैन्युफैक्चरर ने खाली छोड़ दी, किसी ने इसके अंदर स्पेशल बर्नर यूज करके एक बार डाटा राइट कर दिया, अब वो डाटा इरेज भी नहीं होगा और वो डाटा चेंज भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूज जो ब्लो हुआ है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। चलिए आगे, अगली जो मेमोरी है EPROM है। इसके अंदर क्या हुआ, डाटा जो है नॉर्मली हमें जरूरत पड़ गई कि यार हमने एक बार प्रोग्रामिंग कर दी तो डाटा को इरेज भी किया जाए। ऐसे थोड़ी कि एक बार प्रोग्राम करके छोड़ दो आप उसको, तो इरेजिंग की जब जरूरत पड़ी तो हमने फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनाई। मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डाटा राइट तो कर देते आप, इरेज नहीं करते। तो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो IC है वो हमारी ब्लैंक होती है पहली बार। दूसरा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जो प्रोग्रामिंग की जाती है, मतलब डाटा जो डाला जाता है वो अल्ट्रावायलेट रेज की एक्सपोजर में डाला जाता है। मतलब जो डाटा होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू डाला जाता है, जिसकी इमेज मैं आपको बताऊंगा। अब बात ये आती है कि अल्ट्रावायलेट रेज से अगर आप डाटा डाल रहे हो तो इट टेक्स 10 मिनट्स और लॉन्गर, ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा और डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। अगर डाटा आपका बहुत ज्यादा है, मतलब पूरी मेमोरी का जो साइज है उतना डाटा अगर आप डाल रहे हो, क्योंकि ये नॉर्मली कम साइज की आती है मेमोरी, ऐसा नहीं है कि GB में आती है या 100 MB 200 MB की आती है, ये 4 MB 5 MB ऐसे आती है इस मेमोरी का साइज, और उसको राइट करने में भी कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं 4 से 5 MB की डाटा को भी राइट करने में। ये ज़्यादा, पहली बात ये ज़्यादा साइज की नहीं आती है कि कहीं सोचो आप GB में आती है या सेवरल MBs में आती है, नहीं, ये छोटी ही होती है, इसका साइज बहुत छोटा होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर डाटा जो राइट करा जाता है वो अल्ट्रावायलेट रेज से करा जाता है। और तीसरी चीज कि इसको राइट करने में कम से कम 10 मिनट से या उससे ज्यादा टाइम लगता है, राइट है। अब बात यह है ये EPROM है, मतलब नाम बता रहा है कि ये इरेजर है, तो इरेजर है तो हम इस प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं, इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं हम मेमोरी को, पुराने वाले प्रोग्राम को इरेज करके, पुराने वाले प्रोग्राम को इरेज करके हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए एक ट्रांसपेरेंट विंडो क्वार्ट्ज की, एक क्वार्ट्ज ट्रांसपेरेंट विंडो हम IC के पैकेज के ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके का पैकेज हम इस IC के ऊपर लगा देते हैं क्वार्ट्ज का, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज इसके अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। और ये 10 से 1000 टाइम राइट और इरेज हो सकती है, ठीक है। अब एक बात वो समझ लेना, फिर तुम कहोगे सर आपने तो हमें ये बताया कि रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी है, अब हम यहाँ पे इरेज करके उसको राइट भी कर रहे हैं, दोबारा प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप कंटेंट की राइटिंग, जो हमारा कंटेंट है, ड्यूरिंग रीडिंग आप राइट नहीं कर रहे। ड्यूरिंग रीडिंग, जैसे मान लो हमने एक IC बाजार में दी थी, अब आप उसमें राइट नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें राइट करना है, पुराना डाटा पूरा उड़ाओगे, फिर आप नया डाटा राइट करके, फिर वो किसी के लिए रीड होने जाएगा, फिर वो डाटा किसी और के लिए रीड होने जाएगा, वो बंदा राइट नहीं कर सकता। बात समझ आ रहा है। मान लो यूजर A है, A ने इसको प्रोग्राम करा और B को दे दिया, तो B उसको इरेज नहीं कर सकता, और सॉरी B उसको राइट नहीं कर सकता, दोबारा B उसको राइट नहीं कर सकता। अब A ने क्या करा, पुराना वाला डाटा हटा दिया, इरेज कर दिया, नया डाटा डाल दिया प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। तो अब प्रोग्रामिंग से आपने डाटा डाला है, बात समझ गए, प्रोग्रामिंग से आपने डाटा डाला है। अब डाटा डालने के बाद में जब दूसरे के पास जा रहा है तो वो केवल उसको रीड करेगा,
राइट नहीं कर सकता। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप डालते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाल देते हो, आपको रीड ही होता है, वो रीड ही होता है, ठीक है। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो रीड ओनली मेमोरी में गया है। बट अगर आपको दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो पुराने वाले को इरेज करो, फॉर्मेट मारते हैं जिससे कि, और फिर नया वाला डलता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग और बर्निंग। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये कंप्यूटर में लगी होती है तो कंप्यूटर के बोर्ड से, मदरबोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये मेमोरी गलती से भी किसी जगह लगी हुई है और आपको इसके अंदर डाटा राइट करना है या इरेज करना है, तो पहले उसको बोर्ड से बाहर निकालो, फिर अल्ट्रावायलेट रेज की एक्सपोजर दो, तब जाके ये राइट और इरेज होगी। दूसरा कॉस्टली है, और तीसरा टाइम बहुत ज़्यादा लेती है प्रोग्रामिंग करने में या इरेज करने में, ठीक है। और चौथा, लेस साइज की अवेलेबल होती है, ठीक है। ये देखिए, आप इस इमेज को देखोगे, आप इसके अंदर जो डाटा राइट हो रहा है वो ये यूवी रेज के थ्रू हो रहा है, हम एक्सपोजर दे रहे हैं यूवी रेज के थ्रू। क्लियर है? अब आती है EEPROM। हमने देखा कि जो यूवी रेज से जो हमारा डाटा राइट और इरेज हो रहा था वो कॉस्टली भी था, टाइम कंज्यूमिंग भी था, बोर्ड से बाहर निकलने की जरूरत पड़ रही थी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम ये काम इजीली कर लें, बोर्ड से निकलने की जरूरत नहीं पड़े, कम टाइम में हो जाए? तो फिर हमारे पास में आई इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। वही सेम, जब कंपनी से बाहर बन के आती है तो ये ब्लैंक होती है, और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं या इरेजिंग करते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा या चार्ज के द्वारा होती है, पर बिट बाय बिट डाटा राइट होता है, बिट बाय बिट। ऐसे बिट बाय बिट डाटा इरेज होगा, बिट बाय बिट डाटा राइट होगा। EEPROM की जरूरत है, और इसके लिए आपको एक बर्नर की या प्रोग्रामर की जरूरत होती है, ठीक है। तो इरेजिंग जो हो रही है वो भी बिट बाय बिट हो रही है, और जो राइटिंग हो रही है वो भी बिट बाय बिट हो रही है। बात समझ आ गई है नहीं? और किसके थ्रू होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल या चार्ज के थ्रू। कोई अल्ट्रावायलेट रेज की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा इरेज हुए और प्रोग्राम्ड हुए, और ये नॉर्मली आफ्टर प्रोग्रामिंग जो डाटा बनता है और रीडेबल है ओनली, नॉट राइटेबल। आफ्टर प्रोग्रामिंग डाटा एक बार राइट करने के बाद में वो कंटेंट केवल रीड हो सकता है, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, या तो फिर आप लाओ उस प्रोग्राम को। इरेज और राइट दोनों में अंतर है। देखो, तीन शब्द आ रहे हैं आपके पास, इरेज, राइट और रीड। रीड ओनली मेमोरी आपसे क्या कहती है? रीड ओनली मेमोरी क्या कहती है? जो मैंने कंटेंट दिया है, केवल और केवल उस कंटेंट को आप पढ़ सकते हो। जैसे कि मान लो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपके लिए जो कंटेंट है, ठीक है, मैंने इसको प्रोग्राम करके ये सारे डाटा लिख दिया, मतलब मैंने तुमको लिख के पढ़ा दिया। अब मेन बात ये आती है, देखो ढंग से सुनना मेरी बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर की स्क्रीन मेरी रोम है, इसके अंदर मैंने ये डाटा लिख दिया, प्रोग्रामिंग करके लिख दिया सपोज करो। अब बात ये आती है, आप लोगों के लिए ये पहली बात तो क्या है? रीडेबल है, केवल आप उसको पढ़ सकते हो। तो सर क्या हो गए? तो क्या हो गए सर, आप इरेज भी तो कर रहे हो, इरेज करके दोबारा प्रोग्राम भी तो डाल रहे हो, क्या राइट नहीं हुआ? नहीं हुआ राइट, क्योंकि जब इरेज करते हैं तो फिर पूरा प्रोग्राम आपने उड़ा दिया। मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके आगे अपनी मर्जी से मैं कुछ लगा दूं, ये काम तो नहीं कर रहा ना मैं पूरा मेमोरी खाली करूंगा, फिर उसको दोबारा मैं उसमें डाटा डालूंगा, और फिर वो नया डाटा, जैसे मान लो इस डाटा को मैंने उड़ा दिया, इस डाटा को मैंने उड़ा दिया और नया डाटा ये आ गया लो, तो मतलब मैंने आपकी पुराने डाटा को इरेज कर दिया और ये नया डाटा ला दिया। पर मैंने ऐसा तो नहीं करा कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद ही मैंने कुछ टाइप कर दिया हो, हालांकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो बात अलग है। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर आप तुम कुछ लिखना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर हो गया इरेज और राइट में अंतर। इरेज में आप पूरे मेमोरी को खाली कर देते हो, जबकि राइट में क्या हुआ है, आप जो कंटेंट हुआ है उसमें से कुछ पार्ट रख सकते हो, कुछ पार्ट को डिलीट करके कुछ नया लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड राइटिंग। बात समझ आ गई है नहीं? ठीक है। और राइट और इरेज साइकिल इसकी जो होती है वो 1000 से 10,000 टाइम होती है,
राइटिंग और इरेज साइकिल कितने टाइम्स होती है इसकी? 1000 से 10,000। और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्ट्रिकल इरेज हो रही है तो आपको मेमोरी बोर्ड से भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बोर्ड से बाहर निकाल रहे हो, जो कि EEPROM में किया गया था। पर इसको भी टाइम लगता है राइट और इरेज करने में, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो बिट बाय बिट होता है, पर EEPROM के मुकाबले कम टाइम लेती है। ठीक है, फिर आती है फ्लैश रोम। फ्लैश अपने आप में एक ऐसी रोम है जो कि मैन्युफैक्चर के बाद में ब्लैंक होती है, और ये एक्सटेंडेड वर्जन है EEPROM का, एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब इसे कहते हैं मॉडर्न टाइप की EEPROM। इसके अंदर क्या होता है, जो डाटा इरेज और राइट होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी से यूज हुई है और ज्यादा साइज में अवेलेबल होती है। नॉर्मली ये फ्लैश रोम जो है 32 GB की मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें डाटा तेजी से राइट हो रहा है, तेजी से इरेज हो रहा है, और इसकी रीड राइट साइकिल भी क्या है, 1,10,00,000 से ऊपर है, 1,10,000 से ऊपर है इसकी राइट और इरेज साइकिल। इतनी बार आप इसको यूज कर सकते हो। अब ये फास्ट कैसे है, मतलब कैसे क्या हो गया फास्ट है, ये क्या करती है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो EEPROM और EEPROM में क्या अंतर है। जैसे मान लो मैंने आपको ये डाटा लिखा, पहले लिखा 1, फिर लिखा, ये देखिए 1 0, मैं साइज बढ़ा लेता हूं एक बार, ये देखिए आप 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, ये मैंने लिख दिया, ये मेरा डाटा है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं EEPROM से करूंगा तो पहले एक बिट इरेज होगी, फिर दूसरी बिट इरेज होगी, फिर तीसरी बिट इरेज होगी, फिर चौथी बिट इरेज होगी, और फिर पांचवी बिट इरेज होगी, फिर छठी होगी। ठीक है, और फिर सातवीं बिट इरेज होगी, फिर आठवीं बिट इरेज होगी, फिर 9वीं बिट इरेज हुई, और फिर 10वीं बिट इरेज हुई। तो मतलब हर बिट को इरेज करने में आपको टाइम लग रहा है, और इस हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिकल बिट बाय बिट इरेज हो गई। पर अगर मान लो जैसे कि यहाँ ये जो है, देखना आपका डाटा जो है वो 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, इतना सारा डाटा है। ठीक है, अब इसको इरेज करना है फ्लैश रोम से। तो फ्लैश क्या करती है, फ्लैश कुछ ही नहीं करती है, पूरा ब्लॉक उठाती है डाटा का और डिलीट मार देती है, इरेज कर देती है। मतलब सारे डेटा को वो एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करती है और उसको इरेज कर देती है एक ही फ्लैश में। जैसे फोटो होती है ना, एक ही फ्लैश में खींच के डिलीट कर दिया एक फ्लैश में। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लैश रोम हमारी काम करती है, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन होता है किसका, EEPROM का। क्लियर हो गई, फास्टर है, एक ही ब्लॉक में पूरा डेटा उड़ा देती है, और 10 लाख से ज्यादा इसकी राइट और इरेज साइकिल है। ठीक है बेटा, थैंक यू।